आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने लेव वाइगोत्स्की को कवर किया, पार्ट 2 में जीन पियाजे को कवर किया और आज लॉरेंस कोहलबर्ग को कवर करेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत में क्या क्या अवस्थाएं दी हैं, उनकी एज क्या है और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सभी बिंदुओं पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है और उनकी क्या क्या एज है और उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले हम मुख्य बिंदु देख लेंगे कि इन्होंने मुख्य बिंदु इनसे जुड़े क्या हैं जो एग्ज़ाम में पूछ भी लिए जाते हैं। कोहलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन भी बनता है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। तो 1969 में प्रस्तुत किया। उसके बाद कोहलबर्ग के प्रयोग में महिला नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन भी बनता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में महिला नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है। तो कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में महिला नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है। फिर इनकी हम प्रसिद्ध पुस्तक देख लेंगे कि द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन बनेगा कि द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग की है और इसको आप मोरल से जोड़कर याद कर सकते हैं, क्योंकि मोरल का तात्पर्य नैतिकता से ही है। तो जिसमें नैतिकता होगी वहीं तो मोरल की बात होगी। तो आप इस बात से जोड़ लेंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत जब लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, तो जब पुस्तक में मोरल आएगा तो मोरल भी नैतिक से ही जुड़ा है, नैतिक विकास से। तो यानी कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग की पुस्तक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत और द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ये लॉरेंस कोहलबर्ग की है और आप इसको मोरल से पकड़ेंगे। मोरल का तात्पर्य नैतिक विकास से है। जब नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, तो जब मोरल जिस पुस्तक में होंगे तो वो भी लॉरेंस कोहलबर्ग की होगी। तो आप इन दोनों को जोड़ के याद कर सकते हैं। उसके बाद कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं और इनकी जो पहली अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत या पूर्व नैतिक अवस्था। ये 3 इनके अवस्थाओं के नाम हैं, यानी कि पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत और पूर्व नैतिक अवस्था एक ही अवस्था के 3 नाम हैं। और इस अवस्था की जो एज है वो 3 से 10 वर्ष है, क्योंकि क्वेश्चन भी बनता है कि पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था की एज क्या है। तो 3 से 10 वर्ष होती है। और जब 3 से 10 वर्ष की उम्र में बालक होता है तो उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि उसके अंदर नैतिकता का तब विकास नहीं होता है और उसमें नैतिकता आरंभ होती है, यानी कि हम उसके अंदर नैतिकता डालने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि नैतिकता का आरंभ किस एज से होता है। तो पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत या पूर्व नैतिक अवस्था से प्रारंभ होता है, यानी कि परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं वो उन्हें नैतिकता की बातें सिखाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे पुरस्कार एवं दंड प्रभावी। और इस एज में पुरस्कार एवं दंड प्रभावी होता है। कैसे? जैसे कि किसी बालक ने जो 7-8 साल का है उसने चोरी की है, अगर आप उसको दंड दे देंगे तो फिर वो दोबारा चोरी नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर एक नैतिकता का ये विकास हो जाएगा कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। तो इसलिए पुरस्कार एवं दंड प्रभावी रहता है। दंड के द्वारा आप उसके अंदर नैतिकता का विकास कर सकते हैं। पुरस्कार कैसे प्रभावी होता है कि जैसे आपके बेटे ने बाहर किसी की पर्स पाई है और उसको पर्स दे दी, उसमें रुपए रखे थे और किसी की रुपए भरी पर्स उसको वापस लौटा दी है, उठाई थी,
तब आपने जब उसको देखा तो आपने उसको पुरस्कृत कर दिया, आपने उसको चॉकलेट दे दी या पेन दे दिया, तो जिससे वो खुश होगा, प्रसन्न होगा, यानी कि उसको प्रशंसा मिलेगी कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, हम ईमानदारी दिखाएंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा और हमारी प्रशंसा होगी। तो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होगा, यानी कि उसके अंदर नैतिकता का विकास होगा कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमको पुरस्कार भी मिलेगा और हमारी प्रशंसा भी होगी। तो इस प्रकार से पुरस्कार एवं दंड प्रभावी रहता है इस एज में। तो क्वेश्चन भी बनता है कि पुरस्कार एवं दंड किस अवस्था में प्रभावी रहता है? तो पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत और पूर्व नैतिक अवस्था में पुरस्कार एवं दंड प्रभावी रहता है। उसके बाद नैतिकता का आरंभ होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि नैतिकता का आरंभ किस अवस्था से होता है? तो पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत या पूर्व नैतिक अवस्था से होता है। और इसकी उम्र 3 से 10 वर्ष है, लेकिन कहीं कहीं पे 4 से 10 वर्ष भी मिलती है, तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल ज़्यादातर तो 3 से 10 वर्ष ही मिलती है, अगर कहीं पे 4 से 10 वर्ष है तो वो भी सही है। उसके बाद नंबर 2 देख लेंगे हम कि दूसरी अवस्था है परंपरागत या पारंपरिक या रूढ़िगत नैतिक अवस्था। तो पूछा जाए कि परंपरागत या पारंपरिक या रूढ़िगत नैतिक अवस्था की एज क्या है? तो ये 10 से 13 वर्ष है और सर्वाधिक नैतिक विकास इसी एज में होता है, क्योंकि जब 10 से 13 वर्ष का बालक होता है तब वो घर से यानी कि विद्यालय भी जाने लगता है, यानी कि विद्यालयी जीवन स्टार्ट हो जाता है और वो जूनियर लेवल तक में पहुंच जाता है और वहाँ पे फिर उसका नैतिक विकास आरंभ हो जाता है, यानी कि उसको अच्छाई बुराई में अंतर, ईमानदारी, चोरी, हर चीज़ में उसको अंतर भी बता दिया जाता है कि अगर हम ईमानदारी दिखाएंगे तो हमारा क्या नैतिक विकास होगा, हमारी समाज में क्या छवि बनेगी। तो ये सारी चीज़ें उसको परंपरागत या पारंपरिक या रूढ़िगत नैतिक अवस्था में बताई जाती है, यानी कि जब वो 10 से 13 वर्ष का होता है। तो पूछा जाए कि सर्वाधिक नैतिक विकास किस अवस्था में होता है? तो पारंपरिक या परंपरागत या रूढ़िगत नैतिक अवस्था में होता है, क्योंकि नैतिकता का जो आधार होता है वो समाज, धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति होता है। क्योंकि जब वो विद्यालय जाने लगता है तो फिर वो समाज से जुड़ता है, क्योंकि जो घर में होता है तब वो सिर्फ उतने कम लोगों से जुड़ पाता है, लेकिन जब वो विद्यालय जाने लगता है तब फिर वो पूरे विद्यालयी समाज से जुड़ जाता है, एक धर्म से जुड़ जाता है, यानी जो एक विद्यालयी धर्म होता है वो उससे जुड़ जाता है, एक अपने राष्ट्र से जुड़ जाता है। तो उसके अंदर नैतिकता का विकास होने लगता है, उसको सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं कि अगर हम ईमानदारी दिखाएंगे तो हमको समाज में प्रशंसा मिलेगी, हमारी समाज में एक अच्छी छवि बनेगी। तो इसलिए उसके अंदर नैतिकता का लगभग पूर्ण विकास होने लगता है, यानी कि सर्वाधिक विकास इसी उम्र में नैतिकता का होता है। उसके बाद तीसरी अवस्था देख लेंगे, उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत या उत्तर नैतिक अवस्था। इसकी उम्र 13 वर्ष के ऊपर है। अगर पूछा जाता है कि उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था की उम्र क्या है, तो 13 वर्ष के ऊपर है और नैतिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। और जब इस अवस्था में बालक होता है तो उसका नैतिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, क्योंकि नैतिकता के लिए बालक आत्मनिर्भर होता है। क्योंकि जब इस एज में बालक पहुंचता है तब वो आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी कि वो निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है कि चोरी करना गलत है, ईमानदारी करना सही है, यानी कि वो इन सब चीज़ों के निर्णय ले सकता है। इसके लिए वो खुद आत्मनिर्भर हो जाता है। फिर उसको कोई ये बताएगा नहीं कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है, ईमानदारी दिखाओ, यानी कि फिर उसके अंदर खुद ये चीज़ आ जाती है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है कि उसको नैतिक कार्य करने चाहिए। उसके बाद सामाजिक अनुबंध व सार्वभौमिक नैतिकता का विकास। क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक अनुबंध या सार्वभौमिक नैतिकता का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत या उत्तर नैतिक अवस्था में प्रारंभ होता है, क्योंकि इसमें आपके अंदर विवेक, उदारता, सहानुभूति आदि गुण शामिल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप 13 वर्ष से कम आपकी आयु होती है तब आपके अंदर इतनी उदारता या इतनी सहानुभूति या इतना विवेक नहीं होता है, लेकिन जब आप 13 वर्ष के ऊपर होते हैं तब आपके अंदर विवेक भी बढ़ जाता है, आपके अंदर उदारता भी बढ़ जाती है, आपके अंदर सहानुभूति भी बढ़ जाती है। तो लॉरेंस कोहल वर्ग से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे यानी कि नैतिक विकास पर हमने चर्चा कर ली है, और इससे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।